गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमने निर्णय लिया है कि आप सबको चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझाने का प्रयास करें। इसके पीछे वीडियो के माध्यम से हमने आप सबसे अनुरोध किया था, कभी हमारे पास पढ़ाने का पर्याप्त समय है, आप सभी इसका सदुपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारी इस अपील का आप सभी पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो समय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है, तो हमने निर्णय लिया है कि आपको वीडियो के माध्यम से प्रत्येक चैप्टर के प्रश्न और उनके उत्तर समझाने का प्रयास करें। इसके पहले हमने आपको लगभग 150 वीडियोज़ के माध्यम से पूरी किताब, पूरे बुक और पूरे चैप्टर पढ़ा चुका हूँ और उनका फिर क्लासरूम में भी रिवीजन करा चुका हूँ। अब आप जितने भी वीडियोज़ हम आपको भेजेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर को एक बार फिर से प्रश्न और उत्तर आपको प्रेषित कर सकूं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 30% सिलेबस को कम किया गया है। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कम पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि जो 5 चैप्टर या 30% सिलेबस कम हुआ है, उन चैप्टर्स के भी नंबर शेष बचे चैप्टर में शिफ्ट होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 जीव विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम 5 यूनिट में बटा हुआ है। पहली यूनिट जनन, जिसे 14 अंक आने हैं। दूसरी यूनिट है आनुवांशिकी और विकास, जिससे 18 अंक का प्रश्न आना है। जीव विज्ञान और मानव कल्याण, इससे 14 अंक के प्रश्न आने हैं। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से 10 नंबर के प्रश्न आने हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण से 14 नंबर के प्रश्न आने हैं। इस प्रकार से टोटल 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हमें एक एक चैप्टर्स को कवर करना है। मेरा प्रयास रहेगा कि बोर्ड परीक्षा के पहले आपको सारे प्रश्नों के जवाब हम वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सकें। आज इसी कड़ी में मेरा पहला प्रयास आज यह है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये चैप्टर आपने विधिवत पढ़ रखा है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर जो प्रश्न दिए हैं, आज हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे। आप बुक उठाइएगा, बुक में देखिएगा 1 से लेकर के और 18 प्रश्न हैं। उनके एक एक प्रश्नों के जवाब आपको समझना है, ध्यान से सुनना है। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर और मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। जैसा कि आपने पुष्प की संरचना में पढ़ा है, नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट का विकास परागण से पहले परागकोश में तथा परागण के बाद वर्तिकाग्र पर होता है। मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट का विकास अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में होता है, ओव्यूल में होता है। दूसरा प्रश्न दिया है, लघु बीजाणु जनन तथा गुरु बीजाणु जनन के बीच
अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा लघु बीजाणु यानी पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया पराग कोश के अंदर होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन यानी मियोसिस होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाएं परागकण कहलाती हैं। गुरु बीजाणुओं यानी अंड के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया बीजांड के अंदर होती है। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्मित कोशिकाओं को हम गुरु बीजाणु या मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुछ शब्दावली दी है प्रश्न नंबर 3 में। शब्दावली में लिखा है परागकण, बीजाणु जनन ऊतक, लघु बीजाणु चतुष्क, पराग मात्र कोशिका और नर युग्मक। इन्हें हमें सही विकासीय क्रम में लिखना है। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि सबसे पहले बीजाणु जनन ऊतक होता है, उसके बाद उससे पराग मात्र कोशिका बनती है, पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु चतुष्क बनता है, फिर परागकण बनते हैं और यही परागकण नर युग्मक कहलाते हैं। तो सही क्रम ये होगा। अगला है एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। जैसा कि आपने बीजांड की संरचना को विधिवत पढ़ा हुआ है, जिसमें माइक्रोपाइलर इंड होता है, चलाजल इंड होता है, फेनिकुलस होता है, न्यूसेलस होता है और अंदर की तरफ एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इन बातों का नामांकन करते हुए डायग्राम को बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप बीजांड में 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अधिकांशतः इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 तो नष्ट हो जाते हैं, अतः संपूर्ण मादा गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद का विकास केवल एक शेष बचे हुए गुरु बीजाणु से होता है। मादा युग्मोद्भिद का इस प्रकार से विकास होना एक बीजाणु विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरी चित्र के द्वारा परिपक्व मादा गैमेटोफाइट की 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट यानी केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। तो आप जो है इस डायग्राम को बना लीजिएगा और उसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस का डिस्क्रिप्शन कर दीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा। यह आप अपने पाठ्य पुस्तक में डायग्राम के माध्यम से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, उन्निमल परागणी पुष्पों यानी चैजमोगैमस फ्लावर से आप क्या समझते हैं। क्या चैजमोगैमस फ्लावर्स में परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या करें। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वे होते हैं जो खुलते नहीं हैं, खिलते नहीं हैं। इनमें परागकोश और वर्तिका बाह्य परागण कारकों के लिए पूर्ण रूप से खुली होती है। अधिकांश पुष्प उन्निमल परागणी ही होते हैं। जब ये पुष्प पूर्ण रूप से खुले होते हैं तब इनमें परपरागण का अच्छा अवसर होता है, लेकिन अनुमिलीय पुष्प सदैव बंद रहते हैं, जिनको हम क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर कहते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का अर्थ होता है जो खुलते ही नहीं हैं, खिलते ही नहीं हैं, और ये कभी नहीं खुलते हैं, इसलिए इनमें सदैव स्वपरागण ही होता है। ऐसे पुष्पों में परपरागण संभव नहीं है। तो चैजमोगैमस फ्लावर में स्वपरागण हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में स्वपरागण ही हो पाएगा,
पर परागण नहीं हो सकता, चूँकि ये बंद रहते हैं, खिलते नहीं हैं, जबकि चैजमोग्लामस फ्लावर खुलते हैं, खिलते हैं, इसलिए उनमें परागण की क्रिया, पर परागण की क्रिया हो सकती है। फिर है पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण देना है। पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीतियों का विवरण दीजिए। तो 2 कार्यनीतियां कौन सी हैं, इन्हें समझना है। पहला है डाइकोगैमी और दूसरा है हर्कोगैमी। डाइकोगैमी में नर और मादा पुष्पों का परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है। ऐसी परिस्थिति में परागकण मुक्त होते हैं, परंतु इस समय वर्तिकाग्र द्वारा इन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, या तो वर्तिकाग्र के ग्राह्य होने से पूर्व ही परागकण मुक्त हो जाते हैं, या फिर परागण के मुक्त होने से बहुत पहले ही वर्तिकाग्र प्राय हो जाती है। कुछ अन्य प्रजातियों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न स्थितियों में लगे होते हैं, अतः एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आते हैं। दूसरा हर्कोगैमी होता है। हर्कोगैमी क्या है? ऐसी परिस्थिति में वर्तिकाग्र पुंकेसरों की तुलना में अधिक लंबा होता है तथा एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते और स्वपरागण नहीं हो पाता है। अगला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है और इन प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का अर्थ होता है स्व अयोग्यता, और स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती, इसे बताना है। स्व अयोग्यता स्वपरागण को रोकने की आनुवांशिक विधि है। इस विधि में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में असमर्थ होते हैं। ये परागकण तथा वर्तिकाग्र के बीच कुछ ताला एवं कुंजी प्रकार के रसायन संबंधों के कारण होता है। आनुवांशिक रूप से एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने में असमर्थ होने के कारण स्वपरागित जातियों में बीज का निर्माण नहीं हो पाता। इस तरह से आज हमने अब तक के 9 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। प्रश्न संख्या 10 है। 10 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बैगिंग, यानी बैगिंग क्या होती है, या थैली लगाना तकनीक क्या है, पादप जगत पादप जनन कार्यक्रम में कैसे उपयोगी होती है। यह है प्रश्न नंबर 10। बैगिंग, या इसको बोरावस्थावरण भी कहते हैं। बैगिंग तकनीक का प्रयोग प्रजनन प्रयोगों में परागकण संदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में पुष्पों को काली पॉलीथीन की थैली में बंद कर दिया जाता है। थैलियों को केवल परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़कने के समय ही हटाया जाता है। इससे लाभ क्या होगा? पहला लाभ होगा कि दूसरे पौधों के परागकणों से संदूषण को रोकने में लाभदायक है। दूसरा लाभ होगा कि जंतुओं में से होने वाली क्षति को रोकने में लाभदायक है। और तीसरा एक लाभ होगा कि वर्तिकाग्र पर अवांछित परागकणों के अंकुरण को रोकने में लाभदायक है। इस तरह से आज हमने NCERT पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के 10 प्रश्न और उनके उत्तरों को समझाने का प्रयास किया है। इन्हें एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।